India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोट के बदले नोट मामले में 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने की सुनवाई। बहस के दौरान नरसिम्हा राव केस के फैसले का दिया गया हवाला। कहा गया, पीसी अधिनियम मानवीयों के अपराध को करता है नजरअंदाज। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर दिखाई सख्ती। कहा, प्रतिशोधी न बने, गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में दे। मनीष सिसोदिया जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या अदालतें कैबिनेट नोट्स की जांच कर सकती हैं? आप आरोपी क्यों नहीं हैं? जमीन के बदले नौकरी के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी को दी जमानत। 50,000 के मुचलके पर मिली राहत। India Legal presents Courts Roundup. साल 2017 के बाद एक बार फिर 7 जजों की संविधान पीठ सुनवाई के लिए बैठी। 2017 में सीएस कर्नन के मामले में 7 जजों की बेंच मामले की सुनवाई के बाद सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की संविधान पीठ 6 साल बाद बैठी है। ये बेंच सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुनवाई कर रही है। कोर्ट ये तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। संविधान पीठ ये तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 20 सितंबर को कहा था कि सदन में वोट देने के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों या विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। कोर्ट ने 7 जजों के पास भेजते हुए कहा कि ये राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 7 जजों की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच वोट के बदले नोट मामले में सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ ये तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन ने कहा है कि नरसिम्हा राव केस के फैसले में पीसी अधिनियम के तहत अपराधों को नजरअंदाज करता है। एक अंतर बनाता है जहां रिश्वत लेने वालों को संसद में बोलने पर प्रतिरक्षा माना जाता है। वरिष्ठ वकील पटवालिया ने कहा कि न्यायमूर्ति अग्रवाल का दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है। जिस उद्देश्य से अनुच्छेद 105 अधिनियमित किया गया था वह संसद सदस्य को सामान्य आपराधिक कानून से बचाना नहीं है। इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करना और व्यक्तिगत विधायिकाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। पटवालिया ने कहा कि मुद्दा ये है कि अगर स्वीकृति के समय अपराध पूरा हो गया, सामान्य कानून के तहत भी भले ही आप कानूनी कार्य करने के लिए रिश्वत लेते हैं तो आप समान रूप से अपराध के दोषी है। कोर्ट ने कहा कि एक ही पहलू है कि वोट न पड़ने की स्थिति में ये कनेक्शन कैसे बनता है। पटवालिया एक फैसले का हवाला देते हैं जो कहता है कि अनुच्छेद 105 के संबंध में शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक रूप से की जानी चाहिए ताकि अगर संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के साथ किसी अधिनियम का कोई संबंध हो तो विशेषाधिकार जुड़े। सीजेआई ने कहा कि रिश्वतखोरी के मुद्दे को भूल जाइए, देखिए इसका उद्देश्य क्या छिपाना था।
मान लीजिए कि कोई एक सांसद के खिलाफ मुकदमा दायर करता है कि चुप रहकर उसने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर नहीं किया, तो क्या छूट लागू हो सकती है? That the alleged conspiracy and agreement had a nexus to and were in respect of those votes, and that the proposed inquiry in the criminal prosecution is in regard to the motivation thereof. संविधान का अनुच्छेद 105(2) संसद सांसदों को संसद या किसी संसदीय समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में अभियोजन से छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 194(2) विधानसभा सदस्यों विधायकों को समान सुरक्षा प्रदान करता है। 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सांसदों को मुकदमे से छूट देता है, जबकि 2007 में राजा रामपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के दिए गए फैसले में संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने से जुड़े मामले में कहा गया था कि उन्हें सदन से स्थायी रूप से निष्कासित किया जा सकता है। वहीं मामले पर पहले सुनवाई के दौरान 1998 और 2007 के फैसलों में विरोधाभास होने की वजह से 7 जजों के पास मामले को सुनवाई के लिए फिर से विचार करने की भी मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताना चाहिए। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने इसके साथ ही रियल एस्टेट समूह एमएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने मौजूदा मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई और जिसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित में नहीं दिया गया। ये देखते हुए कि ईडी अधिकारी ने केवल गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा, अदालत ने कहा कि ऐसा आचरण संविधान के अनुच्छेद 22 की उपधारा 1 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के आदेश को पूरा नहीं करेगा। खंडपीठ ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी को पारदर्शी रहना होगा और निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना होगा और अपने रुख में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए। इसमें आगे ये भी कहा गया कि केवल रिमांड का आदेश पारित करना गिरफ्तारी के आधार को मान्य नहीं करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अदालत ने यहाँ तक कहा कि ईडी के आचरण से मनमानेपन की बू आती है और दोनों आरोपियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया। ये फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 14 जुलाई को दिए गए फैसले के खिलाफ बंसल द्वारा दायर याचिकाओं पर दिया गया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। चले इसी संदर्भ में जानते हैं इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से कि आरोपी के क्या कानूनी हक होते हैं। क्या पुलिस आपको बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ रीजन, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए गिरफ्तार कर सकती है? चलिए बात करते हैं एक्यूज पर्सन्स के राइट के बारे में और जानते हैं क्या तमाम राइट आपके पास हैं अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा हो तो। राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए बगैर कस्टडी में डिटेन नहीं किया जा सकता। इसी राइट को अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल में पंकज बंसल और बसंत बंसल के केस में ये हेल्ड किया कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी को अरेस्ट के टाइम ही ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट राइटिंग में फर्निश करने चाहिए थे। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, राइट टू अ फेयर एंड जस्ट ट्रायल, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर, राइट टू कीप साइलेंट, ये सारे राइट्स एक एक्यूज पर्सन के पास होते हैं। इधर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग केस के आधार से जुड़ा सवाल किया। अदालत ने कहा कि ईडी का पूरा मामला ये है कि रकम एक राजनीतिक दल को गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसके बावजूद आपने उस राजनीतिक दल को आरोपी नहीं बनाया है, इसका जवाब क्या देंगे? सिसोदिया लाभार्थी नहीं है, राजनीतिक दल लाभार्थी है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो गुरुवार को जवाब देंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जो भी हो आप जवाब दीजिए, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है। ये वो पॉइंट नहीं जो सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी वर्सेस सीधे तौर पे
उठाया हो। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। बुधवार को सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली की पिछली आबकारी नीति के सिलसिले में थी और इसी मामले में सिसोदिया जेल में बंद हैं। इससे पहले सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। सिसोदिया फरवरी से जेल में है और इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुल रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। अरोड़ा और राघव मंगुटा दोनों को ही ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल जमानत पर है। अब बात होगी जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले की, जिसमें लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राज रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए सभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है और इस केस की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती समेत लैंड फॉर जॉब केस के सभी 17 आरोपियों को दिल्ली की राज रेवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर सभी को पिछले महीने समन किया था। सभी आरोपियों ने कोर्ट में बुधवार को जमानत की अर्जी दी। कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। साथ ही 16 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि इस दिन से केस का ट्रायल शुरू किया जाएगा। सीबीआई की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि अभी आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता। आपको बता दें कि सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। जमीन के बदले नौकरी देने का कथित घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच का है। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में कुछ लोगों को नियमों की अनदेखी करके फर्जी तरीके से नौकरी दी गई थी। इधर गुजरात हाईकोर्ट ने डीके बसु दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन के कारण पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा जिले में मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से पीटने के आरोपी 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए हैं। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मिंगड़े की खंडपीठ ने दोषी अधिकारियों को अपने बचाव में हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की गई। जब गलती करने वाले पुलिसकर्मियों में से एक के वकील, जो घटना के वीडियो में भीड़ के पास बैठा देखा गया, उसने तर्क दिया कि वो केवल बैठा था और इस प्रकार उस पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था, तो अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिसकर्मी ने कोई कोड़े मारने की कार्रवाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उसने कोड़े मारने की कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अवमानना के आरोप तय करने का आदेश पीठ द्वारा अगस्त 2023 में दायर नडियाद में सीजेएम कोर्ट की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पारित किया गया था, जिसमें स्थानीय अपराध शाखा निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल सहित घटना में आरोपी 14 पुलिसकर्मियों में से 4 की पहचान की गई थी। और इससे पहले इस साल जुलाई में हाईकोर्ट ने संबंधित सीजेएम को पेन ड्राइव और घटना से संबंधित वीडियो सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण करने का निर्देश दिया था। ये निर्देश पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों द्वारा आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर दिया गया था। कथित तौर पर युवकों के समूह को खंबे के पास लाया गया, जहां उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस की ये कार्रवाई कथित तौर पर खेड़ा जिले के मटर तालुका स्थित उंधेला गांव में सांप्रदायिक झड़प के बाद हुई थी और इस साल जनवरी में गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने कोड़े मारने के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है।
इधर पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद यूएपीए के तहत दर्ज मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज क्लिक को भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ है और उसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए, जिसे व्यापक मीडिया कवरेज मिला था। विशेष रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट से पहले न्यूज क्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के आधार पर ईडी द्वारा एक और जांच का सामना कर रहा था। संपादकों के परिसरों में ईडी द्वारा कई छापे मारे गए थे और मामला अभी भी लंबित है। न्यूज क्लिक और पुरकायस्थ ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की एक प्रति की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 21 जून 2021 और 20 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर ईडी को वेबसाइट और उसके प्रधान संपादक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। और उसके बाद ईडी ने 21 जून 2021 और 20 जुलाई 2021 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित 2 आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मृत एलआईसी कर्मचारी की विवाहित बेटी की ओर से की गई अनुकंपा नियुक्ति की मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की शादी उसके पिता की मृत्यु से बहुत पहले हुई थी और वो अपने पति के साथ रह रही है। कोर्ट ने कहा कि हमारे शास्त्रों का आदेश है भर्ता रक्षति यवन्ने, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि आश्रित पत्नी को भरण पोषण प्रदान करना पति का कर्तव्य है। हमारे कानूनों को ऐसे ही बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसके संज्ञान में कोई बाध्यकारी नियम नहीं लाया गया है जो विवाहित बेटी को पिता की शर्त पर भरण पोषण के अधिकार की गारंटी देता हो, जबकि वो अपने पति के साथ रहती हो। अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि एक विवाहित बेटी भी सेवा काल में मरने वाले कर्मचारी के बेटे के समान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। अदालत ने कहा कि एलआईसी रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इंस्ट्रक्शंस के क्लॉज 21(2) के तहत विवाहित बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होने से बाहर रखा गया है। पीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का अधिकार इस तथ्य पर आधारित है कि काम के दौरान मरने वाले कर्मचारी का परिवार वित्तीय संकट में है। हालांकि इस मामले में एलआईसी ने मृत कर्मचारी को टर्मिनल लाभों के रूप में करीब 1,58,06,000 की भारी राशि का भुगतान किया। कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि परिवार के सदस्य वित्तीय संकट का तर्क नहीं दे सकते। तो चलिए कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.